क्लास 6 हिंदी, ये मेरा भाषा भारती बुक है, जिसमें से हमारा पाठ नंबर 5 क्या है दोस्तों, पाठ 5 का है व्याकरण परिवार। व्याकरण परिवार, तो इसमें हम लोग पाठ का जो अभ्यास है ना, इस पाठ में प्रश्न जो पूछा गया है सभी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, एक मिनट, हाँ, देखिए कहा है कि सही विकल्प चुन कर लिखिए। नंबर को में कहा है कि संज्ञानंद, क्या है दोस्तों, संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता। का संज्ञानंद का काम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है चारों कि विशेषण के बिना, क्रिया विशेषण के बिना। यहाँ पर फिर कहा है कि विषमयादि बोधक के बिना, क्रिया देवी के बिना। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा क्रिया देवी के बिना। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, टिक लगा लेना है। आगे आगे पूछा है कि संज्ञा, क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये हमारा प्रश्न 2 है, इसमें क्या है, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। अपनी भाषा को बिगाड़ कर विदेशी भाषा के शब्द की मिलावट से हम अपने संस्कृति पर, क्या है, अपने संस्कृति पर क्या कर रहे हैं, आघात 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 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको आघात भर है, नंबर को में आघात। महान, महानतर और महानतम शब्द, ये हमारे विशेषण की अवस्थाएं, कैसे विशेषण की अवस्थाएं। क्रिया विशेषण की माँ का नाम है, क्या, क्रिया जो विशेषण की माँ का नाम क्या है, क्रिया देवी है। इसी प्रकार से आपको नंबर घ में आपको संबंध बोधक भरना है। क्या भरना है दोस्तों, संबंध बोधक आपको भर दीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर भी दिया गया है, आपको लिख सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ आपने नोटबुक में नोट भी करते जाते होंगे। इसका उत्तर क्या है, 1 या 2 वाक्य में उत्तर आपको देना है। इसके आगे है, जो कि नंबर को में कहा है दोस्तों कि विशेषण किसे कहते हैं। ये हमारा विशेषण जो है, क्या विशेषण किसे कहते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना है कि संज्ञा, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो। शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि काला, काला गाय। देखिए संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, कोई एक नाम होता है, तो ये क्या है, एक नाम है संज्ञा, जो कि गाय क्या है, एक संज्ञा है। और गाय कैसी है, तो गाय जो वो काला है, गाय कैसी, तो काली है वो। तो ये हमारा क्या, इसकी विशेषण है ना, उसका हम गुण बता रहे हैं, इसी को कहते हैं विशेषण। ठीक है, जैसे कि फिर यहाँ पर कहा जाता है सर्वनाम। तो सर्वनाम मान लीजिए कि वह गोरा है, तो वह एक क्या है, वह तो हमारा एक सर्वनाम है, लेकिन गोरा, तो ये हमें विशेषण हुआ ना, इसी को कहा गया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम हो, किसी की अगर विशेषता बताता है तो उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं, सर्वनाम शब्द जो है, तो संज्ञा शब्दों के बदले में सर्वनाम आते हैं। किसके बदले में, तो संज्ञा शब्दों के बदले में। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सौरभ, कि सौरभ आज पटना जाता है, वह खेलता है, तो सौरभ की जगह वह आया ना, इसी को कहते हैं सर्वनाम। चलिए अब एक समुच्चय बोधक का, समुच्चय बोधक वाक्य में क्या काम करता है। वाक्य जो होता है उसमें वो क्या काम करता है, समुच्चय बोधक। लिखना कि समुच्चय बोधक वाक्य दो शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है। क्या कहते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर ऐसे उपवाक्यों का निर्माण होता है जो अपना स्वतंत्र अर्थ
प्रकट कर सकते हैं। क्या था दोस्तों? स्वतंत्र अर्थ जो था उसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रश्न 4। प्रश्न 4 में कहा है दोस्तों कि 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। कितना? 3 से 5 वाक्य में आपको उत्तर बताना है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा गायब है, लेकिन टाइपिंग करने के लिए थोड़ा सा भूल गए थे। लेकिन इसका जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 नंबर का जो है ना सिर्फ उत्तर आपको लिख लेना कि ज्ञानंद और किरिया देवी के 3 बच्चे हैं, एक पुत्र और 2 पुत्रियां। ठीक है, पुत्र का नाम सर्वनाम और उसकी 2 बेटियों के नाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण। क्या है? विशेषण तथा क्रिया विशेषण। उनके 2 नौकर भी हैं जिनके नाम संबंध बोधक और समुच्चय बोधक है। ठीक है, बस ये आपको लिख लेना है। आगे देखते हैं नंबर ख। नंबर ख का है कि व्याकरण के परिवार में विशेषण का क्या महत्व है? किसके बारे में? तो व्याकरण का जो परिवार है उसमें विशेषण का। तो लिखना है व्याकरण के परिवार में विशेषण का बहुत बड़ा महत्व है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं, उनके गुणों को बताने वाले शब्द हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी दोस्तों? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जो कि नंबर 1 है। नंबर 1 में आपको लिखना है कि सामान्य अवस्था। क्या है? तो सामान्य अवस्था, तुलनात्मक व्यवस्था और उत्तमावस्था हो गया। ठीक है, जैसे में आप लिख सकते हैं कि विशाल, विशालतर और विशालतम। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर समझा भी रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत भी ना हो। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर भी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इतना मैं बता रहा हूँ कि जितना बड़ा आपको अच्छी तरह से समझ भी आ सके और अपने साथ में अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर सकें और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, बस इतना तो आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखने का है हिंदी भाषा के जन्म की कहानी लिखिए। तो दोस्तों इसका भी उत्तर मैं आपको ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा। ठीक है, हिंदी भाषा के जन्म की कहानी, तो इसके बारे में लिखना है कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ। कहाँ से दोस्तों? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत से ही प्राकृतिक और पाली भाषाओं का जन्म हुआ। किसका? तो पाली भाषाओं का। फिर आगे लिखना है कि प्राकृतिक भाषाओं से अप अपभ्रंश भाषा विकसित हुई है। इसी अपभ्रंश से हिंदी का धीरे धीरे विकास हुआ है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। क्या? तो दोस्तों तो हिंदी भाषा की एक विशेषता होती है कि जो बोला जा रहा है उसी तरह से वो क्या तो वो लिखा जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, चलिए काय क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या अंतर है बताना है। तो उत्तर में लिखना है कि क्रिया विशेषण वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। इसके अतिरिक्त विशेषण और स्वयं अपने अर्थात क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का उल्लेख करती है। किसका दोस्तों? तो क्रिया विशेषण की भी विशेषताओं का क्या करता है? तो उल्लेख करती है। इतना लिख लेना है। फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है। ये तो हो गया हमारा क्रिया विशेषण के बारे में। आगे आपको बताना है संबंध बोधक। इसके बारे में आपको लिखना है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त, संज्ञा या सर्वनाम उसके पहले आता है कोई शब्द, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उनके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सोचिए और बताइए। कहा गया दोस्तों कि नंबर को इसमें कहा है क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। क्या चीज? तो ये हमारा क्रिया विशेषण जो दिया है
वो विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। तो लिखना है कि क्रिया विशेषण द्वारा किसी वाक्य की क्रिया उसमें उसमें प्रयुक्त विशेषण अथवा दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है, जबकि जबकि विशेषण अपने वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करती। किसकी? तो सर्वनाम की ही विशेषता स्पष्ट करता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है दोस्तों, बस इतना आप लिख सकते हैं कि क्रिया विशेषण विशेषण से किस प्रकार भिन्न है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर खो। नंबर खो में कहा है दोस्तों कि संकट के समय यदि आपके मित्र साथ छोड़ दे तो आप क्या करेंगे। संकट के समय अगर हम आपके मित्र साथ छोड़ दे तो लिखना आपको कि संकट के समय यदि यदि हमारा मित्र अचानक साथ छोड़ देता है तो हमें हमें अचंभा या विस्मय होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उस मित्र की सहायता या सहयोग हमको मिले। यदि किसी कारण वैसा नहीं होता है तो हमें हमें स्वयं संकट का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। साहस पूर्वक आने वाले संकट की घड़ी में धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? करते रहना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर गो। नंबर गो में कहा है कि विषमयादि बोधक। क्या है? विषमयादि बोधक शब्दों से हम अपने मन के किन किन भावों को प्रकट करते हैं। किसके द्वारा? तो विषमयादि बोधक शब्दों से। तो इसके बारे में आप सब लिख सकते हैं कि विषमयादि बोधक शब्द जो है वो हमारे मन के भय, आक्रोश, कष्ट, खुशी, प्रशंसा, अचंभा आदि भावों को प्रकट करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 में कहा है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर आपको बताना है। किस पे आधार पर? अनुमान और कल्पना के आधार पर। जो कि नंबर को में कहा है क्या आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में। तो चलिए इसके बाद लिखना है कि हम समुच्चय बोधक शब्दों के अभाव में अपनी अपनी बात पूरी कर कर तो सकते हैं, परंतु अनावश्यक रूप से शब्दों की आवृत्ति बढ़ने से वाक्य की संरचना का रूप बिगड़ जाएगा। क्या होता है दोस्तों? तो वाक्य की संरचना का जो रूप है वो क्या होता है दोस्तों? तो बिगड़ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको इतना ही नोट करना है। आगे देखते हैं नंबर खो। नंबर खो में कहा है दोस्तों कि यदि भाषा में क्रिया का प्रयोग ना किया जाए तो क्या होगा। कहा है दोस्तों कि यदि कोई भी अगर मान लीजिए कि भाषा है, भाषा में क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि भाषा एक सेकेंड कि भाषा में क्रिया के प्रयोग के बिना बात का उद्देश्य पता नहीं चलेगा। अर्थ समझ में नहीं आने पर भाषा का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। क्या तो दोस्तों? भाषा का मूल उद्देश्य होता है वही क्या था? वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यदि व्याकरण में सर्वनामों का यदि व्याकरण में
सर्वनामों का प्रयोग न होता तो भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग। तो दोस्तों उत्तर में आपको लिखना है कि सर्वनामों के प्रयोग के बिना भाषा भाषा की सुंदरता समाप्त ही हो जाती और संज्ञाओं के प्रयोग बार बार करने पड़ते जिससे जिससे भाषा को बोलने पढ़ने अथवा लिखने लिखने के प्रति अरुचि बनी रहती। क्या थी दोस्तों? तो अरुचि जो है वो बनी रहती। ठीक है, क्या है यदि व्याकरण में सर्वनामों का प्रयोग ना होता तो रुचि नहीं हो पाता पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाषा की बात, जो कि नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो हमें कुछ मुहावरा दिया है जो कि इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जो कि नंबर को में कहा गया था दोस्तों कि सन्नाटा का है, सन्नाटा पसरना पसरना। तो इसके बाद लिखना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैच होने के कारण लोग लोग घरों से नहीं निकले, अतः अतः सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। क्या हो दोस्तों? तो सड़क जो था उस पर क्या होता? तो सन्नाटा पसरा रहा था। ठीक है, अब देखिए नंबर दो में क्या है कि गप्पे लड़ाना। क्या है दोस्तों? गप्पे लड़ाना। तो इसके बारे में लिखना है कि पुस्तकालय में बैठे छात्र छात्राएं आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं पुस्तकालय में। ठीक है, नंबर 3 का यादत में शुमार होना। का यादत में शुमार होना। तो इसके बारे में लिखना है कि बात बात में झूठ बोलना तुम्हारी यादत में शुमार है। हाथ बटाना। तो इसके बारे में लिखिएगा कि घर घर के सदस्य घरेलू घर के सदस्य होता है वो घरेलू काम काज में हाथ बताते ही हैं। तो क्या था दोस्तों? तो घरेलू सदस्य होता है वो काम काज में हाथ बटाते ही हैं। चलिए इतना ही आपको लिख लेना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 2, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे लिखे शब्दों से चुनकर लिखिए। आपको कहा गया दोस्तों कि विलोम शब्द आपको लिखना है। ठीक है, मतलब आपके बुक में दिया गया है और उसको विलोम शब्द के द्वारा आपको इस तरह से मिलान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं सिर्फ आपको ही बता देता हूँ। नंबर 1 जो है ना उसका मिलान आपको घ नंबर से कर लेना है, और नंबर 2 जो दिया है उसका चो नंबर से, नंबर 3 का छ नंबर से, और नंबर 4 का गो नंबर से, नंबर 4 का गो नंबर और नंबर 5 का ख नंबर। पहले आपको ये 4 थो मिलान कर लेना है। फिर देखिए नंबर 5 का खो नंबर, नंबर 6 का को नंबर, नंबर 7 का अंगो। ये सब आपको अच्छी तरह से मिलान कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, अगर आप मिलान करना चाहते हैं सामना सामने तो सामना सामने, अर्थात इस तरह से भी कर सकते हैं अपने बुक में। चलिए निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर टोटल 5 शब्द दिया गया है और इसका आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चलिए घर, तो घर का दोस्तों हो जाएगा हमारा गृह। घर का क्या होता है दोस्तों? गृह, सदन और भवन। पुत्र का हो जाएगा दोस्तों बेटा, सूत और कन्या। पुत्री का हो जाएगा सूता, बेटी कन्या। हाथ का हो जाएगा कर, हस्त बाहु। मित्र का हो जाएगा श्रीहद, सखा, साथी। ये सब पर्यायवाची का दोस्तों इसका अर्थ जानते हैं क्या था? उसी तरह जैसे कि हम लोग घर को हम लोग क्या कहते हैं? भवन भी कहते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं पर्यायवाची। उसी को हम और क्या नाम से पुकार सकते हैं? इसी को कहा जाता है दोस्तों पर्यायवाची। कहा है निम्नलिखित, आगे कहा है दोस्तों निम्नलिखित कथन किसके हैं उनके विषय में एक एक वाक्य लिखिए। सबसे पहले कहा है कि ये जो कथन है किसके बारे में है उसके विषय में आपको एक वाक्य में भी बताना है। जैसे कि मैं सर्वनाम की बड़ी बहन हूँ, यह किसके बारे में कहा गया है?
लिखना है कि सर्वनाम की बड़ी बहन विशेषण है। किसके बारे में कहा गया है दोस्तों? तो विशेषण के बारे में। आगे आपको लिखना है कि यह कथन विशेषण का है। विशेषण का काम है किसी किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता या उनके गुण बताना। उनके क्या था दोस्तों? गुण बताना। ठीक है। फिर देखिए नंबर 2 में कहा है कि मैं अपनी माँ को बहुत चाहती हूँ। मैं अपनी माँ को। तो इसमें कि यह कथन क्रिया विशेषण का जो क्रिया देवी की दूसरी पुत्री क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया की विशेषता बताती है। यह विशेषण और स्वयं अपनी जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाती है। ठीक है। यही आपको लिखना है। अब देखिए नंबर गो में कहा कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण पड़ोसी करे। बच्चा हमारे घर में अगर जन्म ले और उसका नामकरण पड़ोसी घर में हो, तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह वाक्य संज्ञानंद का है। किसका है दोस्तों? यह वाक्य संज्ञानंद का है। इसके विषय में संज्ञानंद का कहना है कि हिंदी यानी हिंदू यानी हिंदुस्तान शब्द संस्कृत का नहीं है, यह फारसी का है। फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचान दी गई थी। ठीक है। फिर नंबर 4 में कहा है कि मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कहा है दोस्तों कि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो इसके बारे में लिखना है कि उपयुक्त कथन सर्वनाम का है। किसके बारे में? सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले में करते हैं। किसके बदले में दोस्तों? तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले में करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न 5। निम्नलिखित वाक्य अंशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। ये जो कुछ वाक्य दिया है, ये जो वाक्य दिया है इसके बारे में आपको एक एक शब्द आपको लिखना है। कितना दोस्तों? एक एक शब्द। इसे कहा है कि वह क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो। कहा वह क्रिया जिसका कोई कर्म ना हो। तो इसका उत्तर जो है ये हमारा अकर्मक कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? अकर्मक। नंबर ख में कहा है कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक। जिसके साथ कर्म होता है उसको हम लोग सकर्मक, जिसके साथ कर्म नहीं होता उसको हम लोग अकर्मक कहते हैं। क्लियर हो गया। वे शब्द जिनके रूप लिंग वचन या कारक के अनुसार बदल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं विकारी। दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विकारी कहा जाता है। और नंबर घ का वे शब्द जिनके रूप सदैव एक जैसे रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं अविकारी। जिसका शब्द हमेशा एक रूप में रहता है उसको हम अविकारी कहते हैं, और जिसका हमेशा शब्द बदल जाता है उसको हम लोग विकारी कहते हैं। कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला काल क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भूतकाल। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना दोस्तों। इस अध्याय में थोड़ा सा अधिक ही प्रश्न दिया गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक एक प्रश्न को मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा एवं उसके भेदों के नाम छाट कर लिखिए। क्या निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा और उसके भेद जो है उसको छाट करके आपको बताना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राणी, एक सेकेंड, सभी प्राणियों में प्राणी का वरदान मात्र मानव को मिला है। वाणी का जो वरदान है। तो दोस्तों हालांकि मैं सिर्फ इसका उत्तर ही बता देता हूँ। नंबर को जो दिया है ना, नंबर को सबसे पहले आया था प्राणिया, ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा संज्ञा। और इसी में नंबर को जो वाक्य है इसी में हमारा वाणी एक आया था, ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। वरदान जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। मानव जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नंबर खो को जो भाग दिया है उसमें से जो सबसे पहले आया था मानव, ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। और सत्कर्म ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। स्वर्ग ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। पृथ्वी
पृथ्वी जो है ये हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए नंबर घो जो वाक है, इसका उत्तर आपको लिखना है प्रेम जो है वो हमारा भाववाचक हो जाएगा, और व्यवहार जो है यह भी हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर घो जो वाक है उसमें सबसे पहले आया था गोपाल। तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो वाक शब्द जो है ये हमारा कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक है। बुद्धि ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। और उसके आगे देखिए जीवन, ये जो जीवन जो दिया है ये हमारा कैसा है दोस्तों, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा जो है ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। ये सब आपको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए नंबर चो में जो वाक्य दिया गया था उसमें से गंगा जो है वो कैसा है दोस्तों, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक है। लेकिन हिमालय हिमालय भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आप जानते हैं कि संज्ञा का 5 भेद है, कितना 5 भेद है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और देखिए नंबर 6 जो दिया है ना, इसमें लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, सिर्फ इसमें एक ही शब्द आया है। और हमारा जो नंबर जो दिया है हमारा पुस्तक, ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या था दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा ही पर समाप्त है। यह वीडियो काफी थोड़ी सी लंबी हो गई थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने हार नहीं माना। इस पाठ में जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको एक एक करके सोल्व करवाया और साथ में समझा भी दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे का जो पाठ दिया है उसे भी मैं वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न को मैं सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।